नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। बिलाखिर बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास हो गया है और वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई और वही रवायती अंदाज़ जो कुछ अरसे से तय हो चुका हुआ है। बड़ी मीठी मीठी बातें हुई और बड़ी तारीफ़ें एक दूसरे की हुई और फिर तान टूटी आके इंडिया और इंडिया के तैयारों के ऊपर। और उसके बाद सदर ट्रंप चले गए। ट्रंप के जाने के बाद वज़ीर आज़म की और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात हुई माइक रूबियो के साथ। उन्होंने कहा कि हम तो मिनरल्स के ऊपर जो है बातचीत को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे नहीं हुई जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में भी हैरत का इजहार हो रहा है और दुनिया का भी, कि 5 मुल्कों ने जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गज़ा में अमन व अमान कायम करेगी, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बहाली का काम करेगी, उसमें अपनी फ़ौजों का को शामिल नहीं किया। और जिन मुल्कों ने किया उसमें इंडोनेशिया सबसे टॉप के ऊपर है, जो 8,000 ट्रूप्स उसने भेजे। और लेकिन इंडोनेशिया ने इसके बदले हासिल क्या किया, और उसी दिन जो कल ही जो इंडोनेशिया के और अमेरिका के जो वज़ीर तजारत हैं, सेक्रेटरी ट्रेड, उनके बातचीत हुई और टैरिफ इंडोनेशिया ने 90% करवा लिए जो 32% हो गए थे। क्या हम इस टैरिफ की रिडक्शन को इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं? ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो 5 ममालिक हैं, कज़ाकिस्तान है, अल्बानिया है, और इसमें कज़ाकिस्तान, मोरक्को और इंडोनेशिया के अलावा कोई बहुत प्लेजेस नहीं आई। अलबत्ता पैसे आने शुरू हो गए हैं। सदर ट्रंप ने 10 बिलियन का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद जो वाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा नहीं, ये $6.5 बिलियन हैं। और $1 अरब जो है वो दे दिया कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, जो कि एक्सपेक्टेड था। वो टोटल कोई ये वॉल्यूम चला गया है, कोई 10 बिलियन से ऊपर जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये 10 बिलियन लगेंगे कहाँ? ये 10 बिलियन क्या फोर्स, स्टेबलाइजेशन फोर्स पे खर्च होंगे, डेवलपमेंट पे होंगे, गवर्नेंस पे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की रीबिल्डिंग में होंगे, डिस्प्लेसमेंट में होंगे? ये सारे अपने सवाल अपनी जगह पे अहम हैं। लेकिन सबसे अहम ये कि पाकिस्तान ने अभी तक ये फैसला क्यों नहीं किया कि उसे स्टेबलाइजेशन फोर्स में जाना चाहिए। इसके ऊपर बहुत अरसे से बात थी और हमारी नज़र ये थी, दुनिया की नज़र ये थी कि ये बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग होगी तो पाकिस्तान ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ अनाउंस करेगा। लेकिन अभी कुछ अनाउंस नहीं किया। और ये कि उसके बाद डिप्टी वज़ीर आज़म से दफ्तर ख़ारजा के जो तर्जमान हैं ताहिर अंद्राबी से जब पूछा गया सहाफ़ियों की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और इसमें हम कोई अभी फैसला नहीं कर पाए। मुमकिन है ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो जाए। और एक बात उन्होंने फिर दोहराई और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की फोर्सेस जो है हमास को डिसआर्म करने के अंदर नहीं आएंगी और कोई ऐसा कॉम्बैट रोल नहीं लेंगी, और वो वही पीस कीपिंग का काम करेंगी और रिहैबिलिटेशन का, रिस्ट्रक्चरिंग का काम करेंगी, उधर इसके अलावा नहीं करेंगी। क्या ये एक महज यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इस स्टेबलाइजेशन के फोर्स का हिस्सा नहीं बन रहा, या ये फिर सऊदी अरब का और ईरान के जो ताल्लुकात पाकिस्तान के एक बैक ऑफ द माइंड के अंदर हैं, वो उसमें चल रहे हैं? बज़ाहिर सऊदी अरब की और ईरान की जो है वो सुलह हो चुकी हुई है, कोर्ट इन कोर्ट। लेकिन जो बैन सतूर मुखासमत है और पूरा जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है मिडल ईस्ट का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और अभी भी दोनों मुतहारिब कुव्वतें हैं इस रीजन के अंदर। क्या ये पाकिस्तान के पेश नज़र आ, या पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सेक्टेरियन डिवाइड है और एक बड़ा प्रपोर्शन शिया पॉपुलेशन का है, और वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में है, इदारों के अंदर है। तो वो क्या उनके एहसासात का ख्याल रखा गया है कि कहीं पे ये कोई सेक्टेरियन डिवाइड क्रिएट ना करे और रिफ्ट क्रिएट ना करे? बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ हैं, इफ्स एंड बट्स, जिनको हम देख रहे हैं। और यही हमेशा पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है मिडिल ईस्ट के मतलब, वो उसमें ये इफ्स एंड बट्स आते रहे।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान का ये गोमगो और तज़ब्ज़ुब जो है, इसकी कीमत क्या है? आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जब 2015 में यमन में अपनी फ़ौजें भेजने से इनकार किया था और पार्लियामेंट का सहारा लिया था। पहले उन्होंने कहा था कि हम एडवाइज़री रोल में भेजेंगे और ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ये वही बात है जो अब पाकिस्तान कर रहा है स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स के हवाले से, कि हम वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग का काम करेंगे और डिसआर्मामेंट का काम नहीं करेंगे, डिसआर्म नहीं करेंगे, कॉम्बैट रोल नहीं रहेंगे। और बाद में तो जब पार्लियामेंट में बात गई थी 2015 में अप्रैल में, तो फिर पार्लियामेंट तो कहा था कि बस आपको सफारती रोल ही अदा करना चाहिए। क्या पाकिस्तान तारीख के उसी दौराहे के ऊपर है कि एक मर्तबा फिर इसे पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़े? मैं इसकी तफसील में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि एक जो आप परसों मेरा कॉलम डॉन में पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बड़ा तफसील से इसका तज्जिया किया है। मैं सिर्फ आपको इशारतन कुछ चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा हूँ और बात को ज़रा हम सिर्फ अपने इस प्रोग्राम में हम नैरेटिव की डिकंस्ट्रक्शन तक महदूद रखते हैं, तो हम उसी पे फोकस रखेंगे। अगर आपका सिक्योरिटी के और जियो पॉलिटिकल एनालिसिस में आपका इंटरेस्ट है तो आपको वो कॉलम ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक नैरेटिव की डिकंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है, उसमें पाकिस्तान का ये एक वजह, दो वजूहात हो सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान की बिटर मेमोरीज भी हैं और एक तल्ख यादें भी जो हैं मिडल ईस्ट के हवाले से, जो 70 से लेके अभी तक। और ज़ियाउल हक के ऊपर तो वो जो बुचर ऑफ जॉर्डन का जो इल्ज़ाम है, वहाँ से बात शुरू हो के तो ये बहुत आगे तक ये बात आती है। और कोई भी सियासी या मिलिट्री क़यादत कोई इस तरह का बोझ उठाना नहीं चाहती जो उसकी अपनी ज़ात के लिए तारीख़ में एक सवालिया निशान बन जाए, बल्कि इदारे के किरदार के ऊपर भी सवाल आए। अगर ये अ, इसी किस्म का कोई किरदार हुआ तो ख़ास तौर के ऊपर तो उस वक्त के जब यहाँ पे सोशल मीडिया की का इतना ज़्यादा जो उसकी प्रोलिफरेशन है और इतना ज़्यादा मुंतशिर है और कहीं पे भी नैरेटिव एक बनना शुरू होता है, रातों रात बन जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया भी। और जाहिर है कि तारीख तो अपना वो देख ही रही होती है, लेकिन ये गुमगू की एक कीमत है। इस गुमगू की कीमत क्या हो सकती है? इंडोनेशिया ने अपने टैरिफ जो हैं वो कम करवाए। पाकिस्तान के पहले दिन से ही टैरिफ कम है और वो 19 के ऊपर है। इंडिया ने इसी लेवल के ऊपर जो है एक बड़े जिद्दोजहद के बाद और एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रगल और हज़ीमत के बाद ये टैरिफ अपने कम करवाए। तो क्या ये पाकिस्तान को वो फ़ेवर पहले ही दे दी गई थी अमेरिका की तरफ से, जिसकी कीमत उसे बाद में चाहिए थी? या ये मामला पाकिस्तान की माइंस और मिनरल्स का है, जिसकी तरफ स्टेट सेक्रेटरी माइकल रूबियो ने इशारा एक मर्तबा फिर किया कल रात की मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब के साथ, इसहाक डार के साथ, कि हम इसकी एक्सप्लोरेशन के अंदर मदद देना चाहते हैं और इसमें कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं। या ये भी एक वो पत्ता है जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है वो खेल के अंदर इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान की जो मजबूरी है जियो स्ट्रेटेजिक, वो वहाँ से उसको पिंच कर रहा है और जियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ताउन करने पर मजबूर हो जाए। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जो है उनका एक मुकाम है पीस कीपिंग में है, उसके ऊपर हम कुछ दिन पहले तज्जिया कर चुके हुए हैं। और कैपेबिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग में है और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो गज़ा की तामीर में माविन साबित हो सकते हैं। तो एक तो तारीख़ का हवाला, दूसरा ये कि क्या इसके अंदर कुछ इस किस्म का भी इंडिकेशन है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो दोनों गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हों, क्योंकि सऊदी अरब ने पैसे दिए हैं, ट्रूप्स तो शायद वो ना दें क्योंकि उनके पास वो इतने ट्रूप्स होंगे भी नहीं। तो क्या पाकिस्तान जिस दिन ऐलान करेगा गज़ा के अंदर जाने का,
इसका मतलब ये गज़ा अमन फ़ोर्स में, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स में, कि इसमें सऊदी अरब की आशीर्वाद भी शामिल है। यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात में हमने एक पॉडकास्ट की थी पिछले दिन, उसको भी ज़रा जहन में लाइएगा। और फिर ये कि क्या इसके बारे में जो पब्लिक नैरेटिव और परसेप्शन ये बनेगी कि ये जो गज़ा के पीस प्लान के अंदर जो मुल्क इंडोर्स करने वाले थे, की पार्टनर थे, और जो इस वक्त ट्रंप के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ पीस के अंदर हैं, वो ग्रेजुअली इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बढ़ेंगे। और इसराइल का रवैया वैसे ही तल्ख और तुर्श है। हमास को नेस्तो नाबूद करने की धमकियां अपनी जगह के ऊपर हैं। फ़लस्तीनियों को का किबला दुरुस्त करने की धमकियां बीबी नेतन्याहू की अभी वैसे ही हैं। तंत्राक उनका वही है। और ये जो आईएसएफ के अंदर, यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर शामिल होना, क्या इंडिकेशन होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है वो इसराइल को बाकायदा तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं? ये वो नुक्ता है जो तारीख से ज़्यादा फिर हमारी डोमेस्टिक जो है और प्रेशर से जाके मिलता है। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो इसको ट्रिगर कर सकें अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है? कुछ ट्रिगर पॉइंट पे पाकिस्तान की रियासत ने काम किया। कुछ मजहबी जो कुव्वतें हैं वो उनको बड़ा डाउन टू कट किया है उनका साइज उन्होंने। और ये कि बहुत सारी जो मजहबी कुव्वतें हैं वो अभी भी खासी दबाव का शिकार। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है एक डोमेस्टिक हवाले से। क्या ये चीज़ें इसकी तरफ जाएंगी और चीज़ें रुकेंगी तो नहीं। लेकिन फिर ये भी कि क्या कोई इस दुनिया में ये जो रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी जो मफाद के ऊपर मबनी सियासत है, जो वक्त के साथ मफाद के साथ बदल जाती है, इसमें ये जो हम कुछ लफ्ज़ों की जगाली करते हैं, जैसे कि इम्पार्शल नॉन अलाइंड मूवमेंट होती थी, क्या इनकी वैल्यू है? और पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम तो न्यूट्रल हैं, कि बहुत सारे मामला में मिडल ईस्ट में अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाह रहा है, ईरान का मामला हो, सऊदी अरब का मामला हो। लेकिन इसकी जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर अहमियत नहीं होती। और ये उसमें आपको बहुत क्लियर फैसले लेने पड़ते हैं। और जब आप फैसले नहीं लेते तो उनकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और जब पाकिस्तान ने 2015 में यमन में अपने ट्रुप्स नहीं भेजे थे, सारे अपने डोमेस्टिक और ये ईरान सऊदी अरब के अंदर बैलेंस करने की जो अप्रोच थी, पॉलिसी थी, उसकी वजह से उसका एक पाकिस्तान ने बड़े लंबे अरसे तक जो है वो एक पूरा प्रेशर और खमियाजा भुगता था। और ये वो टाइम है वो जहाँ पे वो इंडिया प्रेशर फील कर रहा था अपने एक्सपेंशन के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर। अगरचे उस वक्त तक बहुत हद तक हो चुकी हुई थी, लेकिन इस वाक़े के बाद तो बहुत तेज़ी से जो है वो एक्सपेंशन हुई थी और उसकी आउटरीच जो है बहुत बढ़ गई थी। और अभी तो इंक्रेंस बहुत ज़्यादा हो गई हुई है मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में किसी हद तक। कतर के मामला जो हैं कुछ और ज़ावियों से ज़रा मुख्तलिफ है, कभी हम उस पर करेंगे बात ज़रूर। तो पाकिस्तान को एक ये भी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। तो क्या पाकिस्तान अब कोई गैर जानिबदार रह सकता है और इस मामले के अंदर और फ़ौजें ना भेज के भी गज़ा में और इसराइल को तस्लीम करके ना करके भी, तो वो जो एडवांटेजेस पाकिस्तान को मिले हैं अभी, जो माइंस मिनरल्स की माइक्रोबियो बात कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, और ये जो आजकल डिफेंस प्रोडक्शन के माहदे हो रहे हैं, क्या ये वो अलग अलग वाक़यात हैं या इसी के साथ जुड़े हुए? ये बड़े अहम मामलात हैं और पाकिस्तानी क़यादत गुमगू का शिकार है। देखते हैं कि ये किस फ़ैसले के ऊपर पहुँचती है। लेकिन एक रिलीफ पाकिस्तान को मिला, वो ईरान के फ्रंट के ऊपर कल तक खबर चल रही थी कि बोर्ड ऑफ पीस में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान
आपको बाज आ जाना चाहिए वरना हमला करेंगे, तो जंग की बात कर रहे थे। तो तवक्को ये थी कि हफ्ते वाले दिन यानी कि कल कुछ डेवलपमेंट होगी और इब्तदाई तौर पे ट्रंप प्रेशर डालने के लिए ईरान के ऊपर हमला करेंगे महदूद, ताकि वो मुज़ाकरात पे डी न्यूक्लियराइज़ करने के लिए प्रोग्राम को मंजमद करने के लिए तैयार हो जाए अमेरिका की और इसराइल की शराइत के ऊपर। तो वो नहीं हुआ। और अभी इतलात थी अभी कुछ घंटे पहले कि जो सदर ट्रंप ने जो है मज़ीद 1 से 2 हफ्ते का बल्कि 3 हफ्ते का कुछ इतलात के मुताबिक टाइम दिया है ईरान को कि देखे सोचे और फिर हम जो है फ़ैसला करेंगे कि क्या मामला करना है, जंग जंग करनी है या फिर मामलात को मजाक टेबल की मुज़ाकरात के ऊपर। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है अमेरिका के लिए, क्योंकि बरतानिया ने अपने अड्डे देने से इनकार कर दिया है सदर ट्रंप को, और बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशंस हैं। तो ये रिलीफ बहरहाल पाकिस्तान के लिए है कि जो बोर्ड ऑफ पीस का इम्तिहान है सिर्फ अभी वही सिर पे खड़ा है। वो ईरान के ऊपर हमले की सूरत में जो एक और बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान के ऊपर आना है वो कुछ हफ्ते के लिए टल गया है। पहले तो हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस में क्या मामला होता है, और अगर कोई सरप्राइज़ अटैक कल नहीं होता तो 2-3 हफ्ते के वक्त में पाकिस्तान की पोजीशन जो है कैसे वाज़े होती है, जो इवॉल्विंग जियो स्ट्रेटजिक पूरा सिनेरियो है। और एक मरतबा फिर ये जियो स्ट्रेटजिक सिनेरियो के अंदर जो बिल्ट हो रहा है उसमें पाकिस्तान के लिए इम्पार्शल होने की जो स्पेस है वो कम होती जा रही है। और सफारतकारी से इफ़ेक्टिव सफारतकारी से तो सब कुछ सकता है। अगर होती इतनी इफ़ेक्टिव सफारतकारी तो पाकिस्तान बहुत सारी स्पेस पहले ले चुका होता। देखते रहेंगे, अगले हफ्ते फिर हम इस मौजू के ऊपर आएंगे। कल एक और बड़ा अहम मौजू है जिस पे बात करेंगे, वो आपकी दिलचस्पी का मौजू है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल।